नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम इस श्रृंखला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराई जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2023-24 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक के प्रैक्टिस पेपर्स संपूर्ण व्याख्या के साथ हल कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग पेट 2023 की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर हम इस परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। साथ ही इसमें गलत उत्तर देने पर 1/4 यानी 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस परीक्षा में 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से में क्वेश्चन थे और कैसे क्वेश्चन थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, जहांगीर द्वारा कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। ऑप्शन ए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जहांगीर द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। और ये कब किया गया था फ्रेंड्स? तो यह था 1613 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन बी सी पाल, ऑप्शन डी गढ़वाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी गढ़वाल, यानी गढ़वाल वंश का शासन था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था कन्नौज पर। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, यानी क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कांसापा, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी सुवर्ण। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी दिनार कहा जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? ऑप्शन ए लेखन पद्धति से, ऑप्शन बी उपवास द्वारा प्राण त्याग, ऑप्शन सी तीर्थंकरों की जीवनी, ऑप्शन डी भित्ति चित्र। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी उपवास द्वारा प्राण त्याग। ओके, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी जॉन मार्शल को, ऑप्शन सी मार्टिमल व्हीलर को, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसिप को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम को, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। सेकंड है, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। थर्ड है, इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। फोर्थ है, इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। इसमें कूट है, कूट में है ऑप्शन ए केवल 3 सत्य है, ऑप्शन बी 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 सत्य हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सत्य है, यानी कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया और प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया और फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया।
ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में हुआ था में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता महात्मा गांधी जी थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, यानी क्या था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी डॉलर टैक्स सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी यात्रा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी चंपारण। यानी कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम चंपारण आंदोलन था, जो कि उन्होंने 1917 में किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। बंगाल के विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी मेयो। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कर्जन। यानी बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन था। और बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन ए मृत सागर में, ऑप्शन बी लाल सागर में, ऑप्शन सी महान साल्ट झील संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ऑप्शन डी वान झील टर्की में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी वान झील टर्की में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, ऑप्शन बी अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ऑप्शन सी शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय व्रत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, ऑप्शन डी जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि इसमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके आंसर। और बाकी के तीनों के तीन स्टेटमेंट सही है। यानी कि जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है और शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय व्रत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है और जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन बी मीजोफाइट्स, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स, ऑप्शन डी थैलोफाइट्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट्स, और हेलोफाइट्स को हिंदी में ही लवण मृदोद्भिद भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि लवणीय जल में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहते हैं और इसको हिंदी में लवण मृदोद्भिद भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। यानी दिल्ली सूची 1 में और सूची 2 में दिया हुआ इनकी जलवायु स्थिति दी हुई है। जैसे दिल्ली की जलवायु स्थिति अर्ध शुष्क है, सेकेंड के साथ मैच हो जाएगा, और मुंबई की जो जलवायु स्थिति है वो उष्ण आर्द्र है, और जोधपुर की है वह शुष्क है, और शिलोंग की है ये आर्द्र है। यानी कि हम अगर कूटों की तरफ चले तो हमारा कूट होगा ए का 2 जिसमें होगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और इसका आंसर सी हो जाएगा, और क्योंकि डी नहीं होगा क्योंकि ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4।
ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे अगर क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। ओके, अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें कि फर्स्ट जनसंख्या का वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है। ऑप्शन ए निर्यात व्यापार, ऑप्शन बी आयात व्यापार, ऑप्शन सी है तटीय व्यापार, ऑप्शन डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, यानी कि एंट्री पार्ट व्यापार से मतलब है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं। सूची 1 में है तेल शोधक कारखाना और सूची 2 में राज्य। तो ऑप्शन सूची 1 में है ताटीपाका। ये ताटीपाका है जो यह आंध्र प्रदेश में है, यानी एकथरी, और कोयली है ये गुजरात में है। नागपट्टनम ये तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ ये असम में है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमारा जो इसका सही आंसर बनेगा वही बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 3 बी का 1। अब देखिए, ए का 3 बी का 1 सी का 2 डी का 4। इधर देखिए, ए का 3 बी का 1 सी का 2 डी का 4। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए राज्य समिति, ऑप्शन बी वांचू समिति, ऑप्शन सी कार्वे समिति, ऑप्शन डी मराठे समिति। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए राज्य समिति, यानी कि राज्य समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैंक दर का आशय है। बैंक दर का आशय क्या है? ऑप्शन ए साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, ऑप्शन बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन सी बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्रीय बैंक दर का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब ऑप्शन ए विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, ऑप्शन बी कम हो, ऑप्शन सी आयात की लोच कम हो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 35 लाख, ऑप्शन डी 30 लाख। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 20 लाख। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए राजदूतों की नियुक्ति के समय, ऑप्शन बी विधेयकों पर स्वीकृति देना, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, ऑप्शन डी लोकसभा भंग करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी विधेयकों पर स्वीकृति देते समय राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण रखा गया है। कथन क्या है? भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। कारण संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है।
उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। यानी कि भारत में प्रेसिडेंसी है किंतु प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार। ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, विरोध का अधिकार 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो वह हमारे संविधान का एक हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, जो कि 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 तक वर्णित, 35 तक, अनुच्छेद 35 तक ही वर्णित, 12 से लेकर 35 तक ही वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। हम न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल भारत में। ऑप्शन बी, केवल यूके में। ऑप्शन सी, केवल यूएसए में। ऑप्शन डी, भारत और यूएसए दोनों में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भारत और यूएसए दोनों में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए बी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ओ, यानी कि रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर ओ होता है। ओके फ्रेंड्स, और ए बी रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, अर्थात ये ओ हर किसी को दे सकता है और जबकि बी हर किसी से ब्लड ले सकता है, ए बी वाला। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए, जैकब तथा मोनोट के द्वारा। ऑप्शन बी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। ऑप्शन सी, एच जी खुराना के द्वारा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, यानी कि डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। स्वर्ण कारणों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है, यानी क्या मिलाकर के बनाया जाता है? ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया है उसको नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिला करके बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, कैसे? ऑप्शन ए, डायनामो द्वारा। ऑप्शन बी, मोटर द्वारा। ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर द्वारा। ऑप्शन डी, रेक्टिफायर द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर द्वारा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, सन स्पॉट को। ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को। ऑप्शन सी, हवा ताप को। ऑप्शन डी, पौधों के ताप को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को, यानी कि पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। 2 अंकों वाली संख्या के 2 अंकों का योग 10 है।
मतलब 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का जो योग है वह 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी संख्या है वह 2 अंकों की है, उन दोनों अंकों का योग 10 है, और अगर उन अंकों को आपस में बदल देते हैं तो संख्या 36 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है। अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से करेंगे तो हम अगर माना हमने कि 2 अंकों का योग, जो 2 अंकों वाली संख्या है वह 82 है, इनके अंक का योग भी 10 है, तो फिर अगर इसके अंक मतलब बदल देंगे तो 28 हो जाएगी वो, और 28 और 82 के बीच का अंतर 36 है बोल रहा है, जो कि ये नहीं है। ओके, तो फिर ये तो हमारा नहीं हो सकता, यानी ए नहीं होगा। और अगर हम बी वाला देखें तो बी में भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसमें हम 37 कर देंगे माइनस में, तो हम देखेंगे कि क्या 36 हो रहा है। तो 13 में 6 के 6, या इसमें इसके बाद में बचाइए कितना, 13 में 6 के 6, 13 में 7 के 6 और हमारा 3, ओके 36। यानी कि तो बोल रहा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात करने की, बदली हुई संख्या क्या होगी, यानी कि हमारा 27 होगी बदली हुई संख्या। इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, सॉरी 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स हम संख्या मान लेंगे, यानी कि हम मान लेंगे, माना कि 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। ओके, उसमें से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो यानी कि तो 300 का 20% है, यानी 60 लड़कों को ही छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, यानी कि बाकी के 240 लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। और इसी तरीके से 200 लड़कियों में से सिर्फ 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी कि 50 लड़कियों को मिल रही है, यानी कि टोटल मिलाकर कहा जाए कि 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि छात्रवृत्ति ना पाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी है टोटल, तो है 240 प्लस 150 यानी कि 390। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमारी 390 संख्या निकल आएगी टोटल छात्रों में से। टोटल कितने छात्र हैं, 500 में से। तो अब हम इसमें परसेंटेज निकाल लेंगे कि 390 कैसे निकालते हैं, 390 बटे 500 और यहाँ पर गुणे में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 78%। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है कि 33 वर्गमूल क्या है, वर्गमूल निकालना है इसका। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इस तरीके से फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं कि 519 और 841 रखेंगे, और फिर इसको वर्गमूल इस तरीके से निकालते हैं कुछ कि ये, तो इस तरीके से निकालते हैं, हमारा वर्गमूल 721 आ जाएगा। ओके, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा। और अगर हमें नहीं भी आता तो भी हम इसके साथ में, जैसे मान लो ये संख्या है 629 का, इस 629 पे गुणा करवा देंगे। अगर ये संख्या आ गई तो इसका वर्गमूल ये होगा। तो इसी तरीके से हम इसका भी करवा के देख लेंगे। हमारा 721 मल्टीप्लाई बाई 721, तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और अन्य छात्रों से कम हो तथा पांचों छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 3 छात्रों का एवरेज है वह 18 है, यानी कि तीनों छात्रों के अंक टोटल 54 होंगे। ओके, अब 5 छात्रों को बोल रहा है कि मैक्सिमम एवरेज है जो 20 होना चाहिए, तो 5 छात्रों में 100 हो जाएगा, क्योंकि 20 गुणे 5 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अब अगर इनके अंतर, इन दोनों के अंतर देखें तो अंतर हमारा 46 आएगा, 100 माइनस 54 का, दोनों का अंतर 46 आएगा। अब हमारे 46 में 2 स्टूडेंट ऐड हुए हैं जो उनके न्यूनतम की बात कर रहा है, ना कि अधिकतम के। तो उनके जो अगर मैक्सिमम इसमें जो नंबर हो सकते हैं, एक छात्र का 25 हो सकते हैं क्योंकि पूरा अंक 25 का ही है, और दूसरे छात्र के जो हो सकते हैं वह 21 हो सकते हैं। तो अब बात कर रहा है कि जो सबसे कम है उसकी बात कर रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 नंबर होंगे उसके। ओके, यदि समझ में नहीं आए तो बताइएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। यदि 2 की पावर x गुणे 5 की पावर x के अंतर्गत
के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हम यहाँ पर रख करके देखेंगे। अगर हमने 2 की पावर 1 किया और 5 की पावर 1 किया तो हमारा जो आएगा अंत में आएगा वह 0 आ जाएगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो हमारा जो अंतर है यानी 2 यहाँ पर रख देंगे, 2 यहाँ पर, तो 2 दूना 4, 5 पचम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा तो अभी 5 नहीं आएगा। अगर हमने 0 रखा तो 0 रख दिया तो इनका मान जो दोनों का है ये 2 और 5 10 हो जाएगा तो तब भी नहीं आएगा, इसलिए x का कोई भी मान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। ऑप्शन नंबर ए 8 कांड, ऑप्शन बी 5 कांड, ऑप्शन सी 7 कांड, ऑप्शन डी 12 कांड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जिनके इसमें 7 कांड है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी लोहे के चने चबाकर इसका। ऑप्शन ए बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन सी बी बात स्पष्ट बात करना, ऑप्शन सी बहुत ही विश्वास रखना, ऑप्शन डी बहुत ही आशा रखना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बहुत कठिनाई झेलना। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए राधा घर नहीं है, यह अशुद्ध है। ऑप्शन बी राम पाठशाला बैठा है, यह भी अशुद्ध है। आप अवश्य सुने होंगे, ऑप्शन सी में, यह भी गलत है। यानी कि मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यह ऑप्शन नंबर डी सही है। वाक्य शुद्ध यही है। ओके, नेक्स्ट हमारा अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ पर एक अन्य का अर्थ है अनाज और दूसरे अन्य का अर्थ है दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वागीश्वरी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी सुधी, ऑप्शन डी वाणी। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सुधी, जो कि नहीं है। बाकी के सभी सरस्वती के समानार्थी हैं, वागीश्वरी भी है, शारदा भी है और वाणी भी है। ओके, अगर हम सुधी की बात करें तो सुधी पंडित का पर्यायवाची होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। अच्छा, 41 के लिए हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना था, जिसको हमने कल वाले सेशन में भी पढ़ा था, यानी प्रैक्टिस 2 में भी पढ़ा था और प्रैक्टिस 1 में भी पढ़ा था। तो चलिए हम इसे भी पढ़ लेते हैं। और अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा, आपको इसी उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। द prehistoric man lived thousands of the years ago. Archaeologists have dug up artifacts and have traveled through dark cave to study about him. They have discovered drawing on walls, skeleton and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little more about that man. आगे, who was the man? Who was that man? He was the great grandfather of the human race. From what we know, he looked nothing like most human look today. In fact, some think he looked a little bit like an ape. He was the hairy specimen with thin fingers and long hands that had hair on his back. His skin was dark brown because of the sun that beat down on him all day. His jaw was strong and his teeth looked like the teeth of a wild animal. Like were razor sharp because he had to use them to tear apart of meat of wild animal like elephant and bears. Next, that man lived in thick forest more than the desert
The world had dense green patches. He ate whatever leaves, plants, and fruits he could find in the forest. He ate the eggs of the birds with sharp sticks for speed at his disposal. He could sometimes catch small animals such as birds and bunnies to eat. Next paragraph है. He could not cook his food because he was not familiar with fire and had no other source of heat. In the winter, he braved the cold or hid in warmer cave in the mountains and covered himself in files and leaves. He did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either. Instead, he and his family moved from cave to cave or stay in hollowed out trees. Next है. The man could not read, write, or even speak words like we do today. He made sounds to warn other men of danger and to communicate his feelings. The great grandfather of the human race was not at all like humans are today. He did not have the skills or knowledge to help him get by. However, he learned to survive and gradually evolved to become the humans that we know today. ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं. अगला है और नहीं है. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पैराग्राफ. तो अब इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द आर्कियोलॉजिस्ट नॉट टू डू स्टडी अबाउट द प्री हिस्टोरिक मैन. यानी कि ऑप्शन ए डग अप आर्टिफैक्ट्स, ऑप्शन बी एस्टिमेटेड हंटिंग टूल्स, ऑप्शन सी looked for teachers, option D studied cave drawings. तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, यानी लुक्ड फॉर एवर्स की स्टडी नहीं की है, बाकी का स्टडी कर चुके हैं हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है. तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है. चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इन माई ओल्डर ब्रदर. तो ऑप्शन ए में करेक्शन है द मैन, ऑप्शन बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, ऑप्शन सी द पिलर इज, ऑप्शन डी माई ओल्ड ब्रदर. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में गलतियाँ हैं, क्योंकि माई ओल्डर ब्रदर ना होकर के यहाँ पर आएगा माई एल्डर ब्रदर. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है डॉट 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 ताजमहल इज, फिर डॉट 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 मोनूमेंट सिम्बॉलाइजिंग लव. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा द ताज, यहाँ पर द आएगा. द ताज महल इज आ मोनूमेंट सिंबॉलिक लव. तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस. यानी करेक्ट बताना है. रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड. तो फ्रेंड्स, इसका जो बनेगा रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी. अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है. इसमें क्या बताना है? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बताना है. आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन इज बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो बोल रहा है दे विल लाफ एट यू. तो फ्रेंड्स, इसका बनेगा you will be laughed at by them, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, you will be laughed at by them. ओके, इसका ये सही हो जाएगा. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है. यानी यदि ए को 1 से और बी को 2 से और इसी तरह जेड तक के अक्षरों को संख्याओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो जेड को 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्रॉब्लम शब्द के लिए प्रतिस्थापित संख्याओं का योग कितना होगा?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 57। तो फ्रेंड्स इसके लिए कैसे करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम को पी को हम लिखेंगे 16, इसी तरीके से आर को लिखेंगे हम 18, यानी आर का 18 नंबर होता है, और ओ को लिखेंगे हम 15, और बी को लिखेंगे 2, और ई को लिखेंगे और एल को लिखेंगे 12, और बी ई को लिखेंगे 5, और एम को लिखेंगे 13। और अब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो हमारा मिलेगा वह होगा 81, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। नीचे दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? कथन है यानी h बड़ा है t से, t s से बड़ा है, और s या तो q के बराबर है या q से बड़ा है। इसी प्रकार t या तो u के बराबर है या बड़ा है, लेकिन u v के बराबर है और v b से बड़ा है। यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि v s से बड़ा है, अर्थात ये कहना चाहता है v s से बड़ा है, जो कि नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर u और u v के बराबर है, v u के बराबर है, और u के t बराबर भी हो सकता है या t बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर t को दर्शा रहा है कि वो है, तो ये निष्कर्ष नहीं आएगा। सेम इसी चीज में है कि ये भी निष्कर्ष नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आपसे ना बने तो बताइएगा, हम आपको समझा देंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा? कौन सा दिन होगा? यानी कि हम निकालेंगे तो 15 नवंबर 2018 से 15 नवंबर 2019 तक एक दिन बढ़ जाता है हमारा, तो यानी कि हमारा एक दिन बढ़ेगा तो शुक्रवार हो जाएगा। और 15 नवंबर 2019 से 15 नवंबर 2020 में जाने में एक लीप ईयर आएगा, तो हमारा 2 दिन बढ़ जाएगा, यानी कि रविवार हो जाएगा शुक्रवार के बाद में, शनिवार रविवार 2 दिन पड़ेगा। और 15 नवंबर 2020 से लेकर के 15 नवंबर 2021 तक जाने में एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि नॉन लीपर रहेगा, तो हमारा सोमवार से रविवार से सोमवार हो जाएगा, यानी 15 नवंबर 2021 को सोमवार होगा। ओके, अगर आपको नहीं आता तो बताइएगा, हम समझा देंगे, अगर फिर भी कंफ्यूजन होती है तो। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 है कि ये संख्या दी हुई है, यदि उपरोक्त श्रृंखला को बोला, यदि उपरोक्त श्रृंखला के आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां पद कौन सा होगा? यानी कि इसमें से बोल रहा कि आधी संख्या को हम उल्टा कर दें, तो हम पूरे को पहले काउंट करेंगे, उसके बाद में से आधी संख्या को उल्टी करके लिख देंगे। जैसे कि काउंट अगर हम देखें तो हमारा जो काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 है, 23 24 है। तो हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे, और हम 24 यानी यहाँ तक 12 आ रहा था, तो इस संख्या को हम यहाँ से लिख देंगे उल्टा करके, यानी 7 फिर t फिर परसेंटेज फिर 5 फिर k, इस तरीके से हम जो लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि दाएं से 18वां पद है, यानी यहाँ से हमारा दाएं से 18वां पद, और उसके दाएं यानी 18वां पद जो भी आएगा उसके फिर दाएं से 15वां पद निकालेंगे, तो हमारा जो 15वां पद आएगा वह होगा q। ओके, आप निकाल करके देखिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, हम बस समझा देंगे। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। कथन है विद्यालयों में KG1 में प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। कार्रवाइयाँ और निर्देश दिया गया है कि चयन के मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ओके, सेकंड है विद्यालयों में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, दोनों 1 और 2 दोनों मजबूत है। ऑप्शन बी, केवल 1 मजबूत है। ऑप्शन सी, ना तो 1 मजबूत है ना ही 2 मजबूत है। ऑप्शन डी, केवल 2 मजबूत है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही स्टेटमेंट मजबूत हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए तंजौर में, ऑप्शन बी मिथिला में, ऑप्शन सी ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी भुवनेश्वर में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिथिला में मधुबनी कला प्रसिद्ध है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जलवाष्प, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया किसने किया? ऑप्शन ए एजी टांसले ने, ऑप्शन बी वोर ने, ऑप्शन सी जे थॉमसन ने, ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी भारत। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए चीन, क्योंकि चीन से 13 देशों की सीमाएं लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चीन से 13 देशों के नहीं, 3 से 14 देशों की सीमाएं लगती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, यानी मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? ऑप्शन ए वैदिक काल में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी मुगल काल में, ऑप्शन डी कुशल काल में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी कुशल काल में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, अप्रैल 2000 डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। अगला है, किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला है? ऑप्शन ए थाईलैंड को, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी मलेशिया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड को। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी असम में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हमारा चेन्नई। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी आगरा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। यह झील किस प्रदेश या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी एनसीआर दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी एनसीआर दिल्ली में स्थित है। कौन सी? अनंतनाग झील। ओके फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए मेघालय का। मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया? ऑप्शन ए जबलपुर रेलवे, ऑप्शन बी कोंकण रेलवे, ऑप्शन सी चेन्नई से सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन डी बिलासपुर रेलवे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कोंकण रेलवे ने। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है। अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी इस स्थान पर है? ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके आगे है क्वेश्चन नंबर 69 है। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड है। ओके अगला है क्वेश्चन नंबर 70 हमारा। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। ओके अब हम आगे चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ। प्रश्न का उत्तर दीजिए, दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। ओके विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना कहा हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर कटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वहीं इनसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृतधार संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है इसमें वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है ऑप्शन ए वनों के महत्व को समझना, ऑप्शन बी वनों को अत्यधिक काटना, ऑप्शन सी वनों को बेचना, ऑप्शन डी वन लगाना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए वनों का महत्व समझना। ओके 72 है। आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए भोजन का स्थान, ऑप्शन बी घूमने का स्थान, ऑप्शन सी रहने का स्थान, ऑप्शन डी आश्रम का स्थान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी रहने का स्थान।
अगला है क्वेश्चन नंबर 73 है, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए वनों को काटना, ऑप्शन बी वनों को फैलाना, ऑप्शन सी वनों को साफ करना, ऑप्शन डी वनों को बचाना। तो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, वनों को बचाना। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। ऑप्शन ए तेज हवाएं जलाकर, ऑप्शन बी छाया देकर, ऑप्शन सी वर्षा कराने में सहायक बनकर, ऑप्शन डी लकड़ी देकर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा कराने में सहायक बनकर। अगला है, नदियों में जल धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। ऑप्शन ए नदियों के, ऑप्शन ए वनों के, ऑप्शन बी धरती के, ऑप्शन सी किसानों के, ऑप्शन डी समुद्र के। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, वनों के कारण प्रवाहित हो रही है। ओके, अगला पैराग्राफ है, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग है, करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में इस समय की कदर करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी भी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है, अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 76 है कि समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए उसको संभाल कर रखना, ऑप्शन बी उससे व्यर्थ न करना, ऑप्शन सी उसका अनादर करना, ऑप्शन डी उसे व्यर्थ करना। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे व्यर्थ न करना। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 77 है, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है, क्यों। ऑप्शन ए जो इसकी मात्रा समझते हैं वे सफल होते हैं, ऑप्शन बी सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, ऑप्शन सी कभी भी सफल नहीं होते, ऑप्शन सी सदा पीछे रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जो इसकी महत्ता को समझते हैं वह सफल होता है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 78 है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। ऑप्शन ए समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं, ऑप्शन बी बहुत मेहनत से मिलता है, ऑप्शन सी धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, ऑप्शन डी समय नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रमाद, ऑप्शन बी सतर्कता, ऑप्शन सी होशियारी, ऑप्शन डी चौकन्नापन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सजगता का जो पर्यायवाची नहीं है वह है प्रमाद। ओके, बाकी की सभी है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 80 है, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। ऑप्शन ए जीवन और समय, ऑप्शन बी छात्र जीवन और समय, ऑप्शन सी छात्र जीवन, ऑप्शन डी समय का अनुपयोग। तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे उपयुक्त शीर्षक है वह है छात्र जीवन और समय, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। निर्देश है, प्रश्न संख्या 81-85 दी गई तालिका में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत में दर्शाया गया है। यह तालिका पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को तथा शहर जेड में रह रहे कर्मचारी तथा शहर वाई में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को भी दर्शाती है। इस संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 80,000 है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम है, तो आप एक बार देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन है, विभाग ए के पुरुष कर्मचारी विभाग ए के शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितने % है। यानी कि ये बोल रहा है
कि जो विभाग ई के यानी इसके पुरुष कर्मचारी, यानी कौन से, ये वाले कर्मचारी, विभाग ए के शहर वाई में, शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना % है। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। यानी कि जो विभाग ए के शहर जेड में जो कर्मचारी हैं वो है टोटल 80,000 का, यानी कि 80,000 का। एक बार बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ओरली समझा दूंगा, आप पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा तो सही हो जाएगा। जो वो है कितने हैं, विभाग ए के जेड शहर में कर्मचारी, यानी कि टोटल कितने, 10% है। 80,000 का 10% टोटल कर्मचारी हैं। और इनमें से जो शहर किस में है, शहर जेड में है, तो जेड शहर में कितना है, 1/, टोटल का 10, यानी 1:10 भाग में है। ओके, अब हम जब इसको निकालेंगे टोटल हमारा आएगा 800 आएगा, यानी कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये दोनों ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 800। यानी कि हमारा जो निकला, विभाग ए के शहर जेड में जो कर्मचारी है वह टोटल 800 हैं। ओके, और इसी तरीके से हम निकालेंगे विभाग ई के कुल पुरुष कर्मचारी निकालेंगे, यानी विभाग ई के कुल पुरुष कर्मचारी निकालने के लिए वही 80,000 गुणे ई के कितने कर्मचारी हैं, 36%, तो 36/100। और अगला करेंगे कि ई के जो कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारी की बात कर रहे हैं, उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होंगे, तो टोटल कितने हैं, पुरुषों की बात कर रहा है ना, तो पुरुष जितने हैं वो कितने हैं, 8 हैं। कितने में से, टोटल का 9 में से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, और यहाँ से अब निकालेंगे 25 से इसको काट देंगे, और इसको जो पूरी तरीके से जब सॉल्व करके आएगा तो ये आएगा 25,600। ओके, अब इसमें से बताना है कि कितने % अधिक है, यानी कि इसके कर्मचारी, ई के कर्मचारी, विभाग ए के शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितने % है, यानी कि नीचे कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। यानी कि अब हम लिखेंगे 25,600 बटे 800 और फिर गुणे में 100। अब इसको जो सबको सॉल्व करेंगे इससे ये कट जाएगा, इसको जब हम काटेंगे तो ये आएगा हमारा 3200। ओके, यानी कि जो है कितनी % है, ये 3200 है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विभाग बी तथा डी को मिलाकर कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारियों का विभाग ए तथा ई को मिलाकर कार्य कर रही महिला कर्मचारियों से अनुपात क्या है। ओके, तब एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप, ताकि फिर मैं आपको ऊपर जाकर समझा दूँ। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन। अब मैं आगे चलता हूँ ऊपर ही, और मैं यहाँ पर ऊपर साफ करके फिर यहीं पर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सेकंड वाला है, यानी विभाग बी में कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारी हैं, उसको निकालने के लिए हम 80,000 गुणे कितने % विभाग बी में, टोटल 22%, तो 22/100। ओके, फिर गुणे, अब क्या बोल रहा है कि पुरुष कर्मचारियों की बात की है, तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 13, और कितने में है, 13 टोटल का, 13 9 22, यानी 22। अब अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको ऐसे तरीके से सॉल्व कर देंगे, 22 से 22 इसको करेंगे तो आएगा, ये आएगा 10,400 आ जाएगा। ओके, टोटल 10,400 कर्मचारी आ गए, किसके, विभाग बी में कार्य कर रहे पुरुष कर्मचारी। अब इसी तरीके से निकालेंगे विभाग डी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारी, तो इसी तरीके से निकालेंगे 80,000, फिर इसमें मल्टीप्लाई, कितने % डी में, टोटल 20% है, तो 20% आ जाएगा। और कितने कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 3 हैं, तो 3 है, टोटल का 5% का। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको 5 आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 से इधर, और इसको जैसे काट देंगे, जो हमें सॉल्व होकर के आएगा वो आएगा हमारा 9600। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है कि इसके जो पुरुष कर्मचारी हो गए, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करके हम एक साइड में लिख लेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 10,400 था और ये 9600 था, तो हम जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ करके इकट्ठा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लगभग कितना, 10,400 प्लस 9600, टोटल मिला करके 20,000 हो जाएगा। ओके, इसको याद रखिएगा, ये हमारा 20,000 हो गया। ओके, बाकी मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार।
फिर मैं आगे अगला बता देता हूँ। ये 20,000 ही था। ओके, अच्छा रुक जाओ, 20,000 है वो इधर से कि मैं इसको पूरा साफ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20,000 ताकि याद बना रहे। ओके, अगला है हमारा आगे क्या करना कि विभाग ए में रह रही जो महिला कर्मचारी है अब वो निकालना है। तो विभाग ए की जो महिला कर्मचारी निकालने के लिए हम फिर से लिखेंगे 80,000 कितने का 10% है, टोटल का 10% है ये वाला। और फिर हम लिखेंगे महिला कर्मचारी कितनी है 3 है, टोटल का कितने का 10 का। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे 2 0 2 0 इधर ही 4 0। अब इसको सॉल्व करेंगे 80 और 3 का 24 यानी 2400 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 10 नहीं है। ओके, 1 0 यहाँ पर बच जाएगा यानी कि हमारा 2400 आ जाएगा। यानी 2400 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं और विभाग ए में, और विभाग ई में जो महिला कर्मचारी काम कर रही हैं अब उनको निकालेंगे वही सेम कि 80,000 मल्टीप्लाई बाई कितना 36% है तो 36/100 और फिर गुणे, फिर उसके बाद में जो निकालेगा यानी एक भाग है 1 टोटल कितना 9। ये 9 कहाँ से आया, इसको जोड़ने से आया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौको 36 और इसको इस तरीके से कर देंगे तो 8 चौको 32 यानी कि 3200 कर्मचारी हैं। अब यानी टोटल दोनों की महिला कर्मचारी कितनी हो गई है, ये टोटल हो गई 2400 प्लस 3200 इसको 5600 हो गई यानी कि ये 5600 हो गए। और ये कितने थे 20,000 थे। अब इसका अनुपात निकालना है 20,000 यानी किस तरीके से निकालना 20,000 अनुपात 5600। ओके, अब इसका जो अनुपात निकलेगा वह आएगा 25:7। ओके, ये इसका आंसर होगा 25:7। अब देखते हैं 25:7 कहाँ था 82 में, 25:7 ऑप्शन नंबर बी में था। ओके, इस तरीके से निकालेंगे। अब हम अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। ओके, यानी कि शहर वाई के कितने ऐसे निवासी हैं जो औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। ओके, इसको निकालने के लिए हम देख लीजिए क्वेश्चन। आप हम ऊपर चलते हैं वहीं पर और यहाँ पर अपना काम करते हैं ताकि आपको समझ में भी आता रहे। ओके, तो हम निकालते हैं। तो सभी विभागों में जो काम कर रहे हैं वाई के, जो सभी विभागों में शहर वाई के जो निवास करने वाले कर्मचारी हैं वो ये हैं सब, वो ये सब कर्मचारी हैं। तो ठीक है, निकालते हैं इनको। कैसे निकालेंगे, तो टोटल वही 80,000 फिर टोटल का कितना है, इसमें क्या का टोटल कितना है 10% है इसका, तो 10/100 फिर कितने का 9 का गुणे 9/10 फिर गुणा करना है। फिर टोटल बी का आएंगे, बी में देखेंगे तो बी में 22/100 फिर गुणे, फिर इसको लिखेंगे 19/22 फिर गुणा लगाएंगे। फिर लिखेंगे इसमें सी वाले में तो 12/100 फिर गुणे, फिर कितना है 1/6। ओके, फिर गुणे करेंगे, सॉरी यहाँ पर गुणा नहीं, यहाँ प्लस होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। यानी रुक जाइए, मैं फिर इसको स्टार्टिंग से लिख देता हूँ, मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ इसको ताकि गलत हो गया थोड़ा सा। जो सभी विभागों में जो वाई शहर में निवास करने वाले कर्मचारी हैं उनको निकालने के लिए हम करेंगे 80,000 फिर करेंगे 10/100 गुणे 9 की पावर 10 फिर प्लस लगाएंगे, फिर 22 यानी बी का निकालना ना 22/100 गुणे टोटल कितना है 19/टोटल 22 फिर प्लस, उसके बाद में हम तीसरे शहर में जाएंगे यानी कि 12/10 12/100 फिर इसमें टोटल कितना है 1 और टोटल का 6 गुणे 1/6। ओके, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर ना यहाँ पर लिखेंगे 20/100 क्योंकि हम शहर इसमें आ गए ना डी में, तो 20/100 गुणे कितना होगा 3/4 फिर आएगा प्लस, फिर उसके बाद में आएगा 36/100 क्योंकि ये 36 है इस शहर का, तो 36/100 फिर गुणे 13/18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब इसमें इसको रफ करता हूँ या फिर इसके नीचे ही लिख देता हूँ अगर लिखते बन जाएगा तो। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ
ओके, अब मैं छोटा करके इसके नीचे लिख देता हूँ। अब आएगा हमारा इसमें 80,000, इसमें आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9/100 आएगा, प्लस 19/100 आएगा, और फिर प्लस 2/100 आएगा, फिर प्लस 15/100 आएगा, फिर प्लस 26/100 आएगा। ओके, अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 80,000 गुणे 71/100। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा। अब इसको जब निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 56,800, ये यहाँ पर आ जाएगा। आप भी सॉल्व करिएगा साथ में। अब इसका औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो हम काट पिट करके आएगा ये आएगा हमारा 11,360। ओके, यानी कि जो 83 का जो आंसर है वो आएगा 11,360, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। विभाग ए तथा विभाग ई को मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? अब यहाँ पर बताना है विभाग ए तथा विभाग ई के जो कुल कर्मचारी है उनकी संख्या बताना है। तो हम पहले इसको रफ करते हैं। ओके, अब हमने इसको भी रफ कर दिया। अब निकालते हैं। विभाग ए में कार्य करने वाले कुल कर्मचारी कितने हैं? वही 80,000 का 10% है, ये वाले 80,000 का 10% कुल कर्मचारी। और फिर इसके बाद में विभाग ई में कार्य कर रहे हैं कुल कर्मचारी कितने हैं, तो ये भी प्लस लगा के हम 80,000 का कुल कितने के विभाग ई का बात कर रहा है ना, विभाग ई में ये 36% है, तो 36/100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, इसको जब इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8,000, और ये प्लस में आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये आएगा लगभग 28,800। ओके, ये 28,800 आ गए, यानी टोटल को अब जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलाकर क्या जाएगा 36,800। ओके, यानी कि हमारे जो कुल कर्मचारी काम कर रहे हैं वो है 36,800, यानी कि ऑप्शन नंबर 84 का डी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। विभाग ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड के साथ मिलकर रह रहे हैं? ओके, हम इसको भी निकालते हैं, एक बार और पढ़ लो। विभाग ए तथा विभाग ई के कितने कर्मचारी शहर जेड में साथ मिल करके रह रहे हैं? तो इसके लिए हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम चलते हैं वहीं पर वापस से, और इसको पहले रफ करते हैं। अब हम इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए 85 का है, तो विभाग ए में जो जेड के जो शहर जेड के कर्मचारी हैं वो उसको निकालने के लिए 80,000, फिर गुणे टोटल कर्मचारी 10%, जुड़े कितने कर्मचारी जेड शहर के? एक है, कितने का? 10 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी टोटल 800 आएगा। ये कर्मचारी 800 है। ओके, और जो सी वाले हैं जो जेड शहर में रह रहे हैं तो सी वालों के लिए वही 80,000 गुणे 12/100 गुणे सी वालों के लिए जो जेड शहर में थे तो 5/6। ओके, तो अब इसको काट देंगे, 2 बार जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग कितना कि ये आ जाएगा हमारा 8,000। ओके, 8,000 आ गया। अब हमें निकालना था कि जो दोनों शहरों में रह रहे थे, अब निकालना था। अब हमारा निकल आया, एक आया 8,000 और एक आया 800। अब ये दो कर्मचारियों को जोड़ देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 8,800। ओके, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा हमारा 8,800 कर्मचारी मिलकर के रह रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? 8,800, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। हाँ ठीक है, अब ठीक है। अरे 86 से 90 नीचे दी गई तालिका में 4 विभिन्न बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं।
ये तालिका है, आप इसको एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ओरली बताता चलूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर देख लीजिएगा। ओके, या फिर बैक करके आकर के देख लिया करिए। अब मैं आपको ओरली समझा दूंगा ताकि जिससे कि आपको समय कम से कम लगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। 86 बोल रहा है, सी द्वारा एमएसएमई को वितरित न किए गए ऋण और सी द्वारा संवितरित किए गए उन ऋणों से कितने प्रतिशत अधिक है जो 20 लाख से अधिक है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम पहले सी द्वारा जो एमएसएमई को वितरित न किए गए ऋणों की संख्या निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, 160 गुणे 90/100, तो ये निकलेगा हमारा 144। अब हम निकालेंगे कि सी द्वारा संवितरित किए गए ऋण जो 20 लाख से अधिक हैं उनकी संख्या है 64 है। अब इसके बाद में हम निकालेंगे क्या कि कितने % अधिकता है, तो 144 - 64/64 × 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5/4 गुणे 100, यानी कि बराबर का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 125%, यानी कि जो हमारा इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 125%। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप वापस से रिवाइंड करिए, फिर उसके बाद देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं है तो बताइएगा, हम सॉल्व करवा देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 87 है, डी द्वारा अन्य एमएसएमई को नहीं को संवितरित ऋण 44 है जब जो कि 20 लाख से अधिक है। तो डी द्वारा अन्य को संवितरित उन ऋणों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 लाख से कम है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, जो डी द्वारा अन्य को संवितरित ऋणों की संख्या है उसको निकालेंगे पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 100 गुणे 94/100, तो ये निकलेगा टोटल 94। और डी द्वारा अन्य जो एमएसएमई को नहीं है वो संवितरित ऋणों की संख्या है जो वह है 20 लाख से कम है, वह है 44। ओके, अब उसको निकालने के लिए तो हमने तो वो निकल आया हमारा, तो तो अब निकलेगा वह संवितरित ऋणों की संख्या जो 20 लाख से कम है। उसके लिए करेंगे 94 - 44, तो ये जब हम माइनस करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 50। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, यही हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88 है, ए द्वारा एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की संख्या और डी द्वारा संवितरित किए जाने वाले उन ऋणों की संख्या के मध्य अंतर कितना है जो 20 लाख से कम है। ओके, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए द्वारा जो एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की संख्या है वह निकालने के लिए हम करेंगे 120 गुणे 95/100 बराबर में 114 आएगा। सब सॉल्व करेंगे। ओके, अब निकालेंगे हम डी द्वारा संवितरित किए जाने वाले उन ऋणों की संख्या जो 20 लाख से कम है। उसको निकालने के लिए करेंगे 100 - 46, तो ये निकलेगा 54। अब इसके बाद में ये 54 आ गया। अब इसमें से हम निकलेंगे, दोनों का अंतर निकालना है, तो 114 - 54 बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है, बी और सी द्वारा संवितरित वे ऋण जो 20 लाख से कम है, ए और डी द्वारा संवितरित उन ऋणों से कितने अधिक हैं जो एम यानी कि 20 लाख से अधिक है। ओके, अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम बी और सी द्वारा संवितरित ऋण जो कि 20 लाख से कम है उनकी संख्या क्या है कि 150। उनकी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि ब्रैकेट में 150 - 72 ब्रैकेट बंद प्लस 160 - 64 ब्रैकेट बंद। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 174, और तो हमारा ये निकल आएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए और डी द्वारा संवितरित ऋण जो 20 लाख से अधिक हैं। उसके लिए हम करेंगे 54 + 46 बराबर 100। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे 174 - 100, तो ये आ जाएगा 74, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, ए बी और सी द्वारा मिलाकर
एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की औसत संख्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए बी और सी द्वारा मिलाकर एमएसएमई को संवितरित न किए जाने वाले ऋणों की संख्या निकालने के लिए हम करेंगे 120 गुणे 95/100 प्लस 150 गुणे 94/100 प्लस 160 गुणे 90/100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 399। और जब हम 399 का औसत निकालना है हमें ए बी और सी का, यानी 3 है तो 3 बटे में रख करके औसत निकालेंगे तो हमारा आएगा 133, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, हम आपको दोबारा समझा देंगे। ओके, अगला है 91 से 95 के बीच के लिए निर्देश है। नीचे दिया गया लाइन ग्राफ जुलाई 2017 में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के 5 विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेचे गए नॉवेल की प्रतियों को दर्शाता है। एक इंग्लिश का है, एक हिंदी का है। ओके, तो इसमें कौन सा इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का ये वाला है और हिंदी का ये वाला है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए नॉवेल की कुल प्रतियों का ए और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए नॉवेल की कुल प्रतियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल नॉवेल की प्रतियां निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बी और डी द्वारा कुल नॉवेल की जो प्रतियां निकलेंगी उसके लिए करेंगे छोटा कोष्टक 34 प्लस 36 कोष्टक बंद प्लस 38 प्लस 42 कोष्टक बंद। ओके, इसमें जो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 150। ओके, अब निकालेंगे हम ए और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए नॉवेल की कुल प्रतियों के लिए हम करेंगे छोटा कोष्टक स्टार्ट करके ब्रैकेट में 27 प्लस 43 ब्रैकेट बंद प्लस फिर ब्रैकेट स्टार्ट 44 प्लस 46 फिर ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 160। अब हम इनमें अनुपात निकालेंगे तो 150 अनुपात 160 तो हमारा आएगा 15:16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नॉवेल की प्रतियां बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी की नॉवेल की प्रतियों का कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है। इसके लिए हम करेंगे कि ए और सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नॉवेल की प्रतियां कितनी होंगी, तो 27 प्लस 48 बराबर 75 आएगा। ओके, और अब हम निकालेंगे कि बी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी की कुल प्रतियां कितनी होंगी, तो 36 प्लस 44 बराबर 80। अब अभिष्ट कमी निकालनी है तो 80 और 75 का अंतर है, निकालेंगे वह आएगा 5 और बटे में 80 करके 5 बटे, यानी कि हम अब करेंगे 5/80 गुणे 100। अब जब इसको निकालेंगे तो हमारा आएगा 6.25%, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह होगा 92 का 6.25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से हम 93 नंबर के देखेंगे। एफ द्वारा बेचे गए अंग्रेजी के नावल की प्रतियां डी द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियों का 70% है, और एफ द्वारा बेचे गए अंग्रेजी के नावल की प्रतियां ई द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियों में 40% अधिक है। एफ द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियां ज्ञात करनी है। ओके, हम इसके लिए क्या करेंगे कि एफ द्वारा बेचे गए हिंदी की कुल नावल की प्रतियां निकालेंगे। इसके लिए करेंगे कि इसके लिए निकालने के लिए हम करेंगे ब्रैकेट में 38 प्लस 42 ब्रैकेट बंद गुणे 70/100। सब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 56। ओके, एफ द्वारा अब निकालेंगे एफ द्वारा अंग्रेजी के नावल बेचे गए प्रतियां निकालेंगे। तो अब आएगा, अब लिखेंगे हम 90 प्लस 90 गुणे 40/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 126। अब हम निकालेंगे कि एफ द्वारा बेचे गए कुल नावल की प्रतियां कितनी है, तो 56 प्लस 126 बराबर 182 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला है हमारा सी, डी और ई द्वारा मिलाकर बेचे गए हिंदी के नावल की कुल प्रतियां ए, बी, सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नावल की कुल प्रतियों में से कितनी अधिक है, यह निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ए, बी, सी, डी, ई द्वारा मिलाकर बेचे गए
हिंदी के नावल की कुल प्रतियां निकालेंगे तो वो निकलेंगी सी द्वारा 39, डी द्वारा 42, ई द्वारा 44। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। और अगर हम ए बी सी द्वारा मिलाकर बेचे गए अंग्रेजी के नावल की कुल प्रतियों की बात करें तो ए द्वारा 27, बी द्वारा 34 और सी द्वारा 48। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा होगा 109। अब दोनों को अंतर निकालने के लिए 125 माइनस 109 बराबर का 16 आ जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। अगला है हमारा 95 है। अगस्त 2017 में ए नावल की 20% अधिक प्रतियां बेचता है, जबकि बी नावल की 40% कम प्रतियां बेचता है। तो अगस्त 2017 में ए और बी द्वारा मिलाकर बेचे गए नावल की कुल प्रतियां ज्ञात करनी थे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगस्त में ए द्वारा बेचे गए नावल की कुल प्रतियां निकालने के लिए हम करेंगे 70 प्लस 70 गुणे 20/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 84 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगस्त में बी द्वारा बेचे जाने वाली नावल की कुल प्रतियां निकालने के लिए हम करेंगे 70 माइनस 70 गुणे 40/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 42 आ जाएगा। इस प्रकार हम निकालेंगे कि 2017 में अगस्त माह में ए और बी द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल नावल की प्रतियां हो जाएंगी 84 प्लस 42 बराबर 126 आ जाएगा। ओके, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर निर्देश है 96 से 100 के लिए। नीचे दिए गए बार ग्राफ अलग अलग देशों के प्रति आंकड़े प्रति एकड़ उपज की ग्राम में दर्शाई गई है। ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ग्राफ देख लीजिए आप लोग और इसी ग्राफ के आधार पर आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए देख लिया होगा। अब देखते हैं दिए गए देशों की औसत उपज क्या है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल देशों की उपज बट्टे कुल देशों की संख्या। तो इसमें जितने भी देश हैं उन सभी की ये उपज दी हुई है। उपज को जोड़ करके उसमें सबका माइनस दे देंगे, माइनस नहीं भाग कर देंगे। तो जो होगी वह निकल आएगी। और वह कितनी निकलेगी, अगर हम देखें तो वह निकलेगी हमारी 35/1/3। ओके, ऑप्शन नंबर डी। आप एक बार दे करके देखिएगा, समझ में आए तो बताइएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है। भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने % अधिक है। इसको निकालने के लिए हम करेंगे प्रतिशत बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि 200 माइनस 160/160 गुणे 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 25%, यानी 25% के प्रति अधिक है। ओके, अगला निकालेंगे 98 है। सब देशों को कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने % है। इसके निकालने के लिए हम निकालेंगे सभी देशों का उपज, कुल देशों की उपज कितनी है 812 की गिराई थी। और इसके बाद में जो श्रीलंका की उपज है वह 132 है। तो 100 अब निकालेंगे सभी देशों की कुल उपज में श्रीलंका का प्रतिशत निकालने के लिए। तो हम करेंगे 132/812 गुणे 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16.2%। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला है 99। यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में क्या अंतर होगा। तो इसमें आरोही क्रम में लिखने पर हमारा पहले 3 देशों की जो कुल उपज आएगी वह होगी 80 प्लस 120 प्लस 120 बराबर 320 हो जाएगी। और अंतिम 3 देशों की कुल उपज होगी 132 प्लस 160 प्लस 200। तो ये जो होगा हमारा 492 हो जाएगा। तो अब दोनों का अंतर निकालने के लिए 492 माइनस 320 बराबर में जो आएगा वह आएगा 172 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अब हम आज का अपना आखिरी सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है। दिए गए देशों का औसत उपज देश की कुल उपज से कितना कम है। तो इसमें इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दिए गए देशों की औसत उपज है उसको निकालेंगे, जो कि हमारी निकली थी सभी देशों की जो उपज है उसको जोड़ करके बटे में 6 करके करेंगे तो हमारी औसत उपज निकल आएगी। और जो सभी कुल देशों की उपज है वह है 812। ओके, तो हम करेंगे
जो अंतर निकलेगा, तो अब इस अंतर निकालने के लिए 812 माइनस 406/3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 676.66, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे। तो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी यदि कोई डाउट होता है और लगता है कि नहीं हमें कुछ रह गया है, मिस हो गया है, तो हमें बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे इसी तरह से सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पर हमारे और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट डाल देंगे। तो फ्रेंड्स बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बनता है कि हम मतलब कि हमारा लोग देख रहे हैं और उन्हें पसंद आ रहा है, तो हम और आगे से आगे और उसमें सुधार भी करेंगे। अगर कुछ सुधार होगा तो बताइएगा, हम ज़रूर सुधार करेंगे। और अगर अब बीच बीच में कहीं कहीं अटक जाते हैं, इसके लिए भी सुधार चल रहा है, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए वही, बाकी वही है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।